नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। ये दो थोड़े से बड़े टॉपिक्स बचे हुए हैं। जैसे कि हमने देखा था, एक बार अपन सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस में एक टॉपिक था गांधीयन एथिक्स। तो आज हम ये टॉपिक देखेंगे और इसी में सिमिलर टॉपिक आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया। तो गांधी जी का इसमें भी नाम है और गांधी जी का इसमें भी नाम है, और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आना ही है गांधी जी के ऊपर। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि आरएस मेंस का एग्जाम हुआ और गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। तो ठीक है, तो एक एक करके हम लोग गांधी जी के बारे में क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो देखते हैं आरएस मेंस के परस्पेक्टिव से। आई होप आप लोग जो पहले वाले लेक्चर्स हैं वो आप लोग ने अच्छे से देखे होंगे। एक बार के लिए या दो बार के लिए जो भी सीरीज स्टार्ट करो, उसके कंप्लीट लेक्चर्स देखना फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर टू द लास्ट लेक्चर, ताकि उसकी बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। और आई कैन अश्योर यू दैट अगर आपको और कुछ भी फायदा नहीं होगा ना, तो एक रिविजन क्लास तो आपको इससे ज्यादा क्रिस्प और रिफाइंड नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश करना कि आप वो फ्रॉम द फर्स्ट टू वेरी लास्ट लेक्चर उसको देखो। बाकी हम लोग आज शुरू करते हैं महात्मा गांधी और गांधी एथिक्स के बारे में। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं, तो गांधी जी की बात करें तो गांधी जी इस सदी के सबसे ज्यादा विवादित लोगों में से एक रहे, है ना। इनके ऊपर जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितनी इनके फेवर में किताबें लिखी गई हैं, लगभग उतनी ही या उससे ज्यादा भी इनके अगेंस्ट में किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब आपको मैं बात बताऊं तो इन्होंने अपने जीवन काल में दो अखबार निकाले, है ना। एक यंग इंडिया नाम का न्यूज़पेपर ये लिखते थे, और एक हरिजन, है ना, एक हरिजन। तो ये दोनों न्यूज़पेपर्स में इन्होंने जितनी भी अपनी फिलॉसफी की बातें की, उन सारी बातों का संकलन रिसेंटली थोड़े टाइम पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। और वो संकलन करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अराउंड 100, मतलब 100 मोटे मोटे वॉल्यूम्स उनको निकालने पड़ गए। तो इनका इतना बड़ा पोर्शन है। अगर आप कभी यूनिवर्सिटी जाकर के देखोगे या फिर किसी भी कोई भी बड़ी लाइब्रेरी में आप जाओ, तो ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं होगी जो मतलब थोड़ी अच्छी खासी लाइब्रेरी हो, जो आजकल वाली लाइब्रेरीज चल रही है वो नहीं, जहां पर किताबें रखी रहती हैं ऑलरेडी। उस हर लाइब्रेरी में गांधी जी के लिए एक अलग सेक्शन होगा, है ना। वो सेक्शन में गांधी जी के ऊपर लिखी हुई काफी सारी किताबें आपको मिलेंगी। और उस मतलब हर लाइब्रेरी में ऐसा एक आपको सेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इनके ऊपर लिखा जा चुका है, इनके पॉजिटिव्स और इनके नेगेटिव्स के बारे में, इनकी फिलोसफी के बारे में। अगर आप यूनिवर्सिटी की बात करो तो आप कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, चाहे आप पॉलिटिक्स ले लो, तो गांधी जी की पॉलिटिकल थ्योरी बहुत फेमस है। बहुत ही ज्यादा विस्तृत इन्होंने पॉलिटिक्स में लिखा है। फिर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में इनकी जो बातें हैं वो आप देखोगे, आज डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायती राज, ये सारी चीजें ये गांधी जी की ही देन मानी जाती हैं। और भी बहुत सारी इनकी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है। हम लोग फिलोसफी की बात करें तो गांधीयन फिलोसफी तो बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है गांधीयन फिलोसफी। फिर उसके बाद उसके अलावा अपन बात करें तो अपन एथिक्स देख रहे हैं, तो गांधी जी का एथिक्स में जो रोल है वो हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ देखेंगे। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा रोल रहते हैं। फिर सोशलिज्म में देखेंगे तो सोशलिज्म में तो ऐसा कहा जाता है कि गांधीयन सोशलिज्म इज सोशियोलॉजी या सोशलिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स माइनस द वायलेंस, है ना। तो वायलेंस को हटा दो कार्ल मार्क्स की सोशलिज्म में से, तो गांधीयन सोशलिज्म बन जाता है। एनीवेज, अपन उन सब विवादों से दूर हटते हुए, मैंने कहानी नहीं सुनाई थी फिर भी मैंने कहानी सुना दी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। हम लोग आगे शुरू करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। गांधी जी के बारे में हमारे मेंस के परस्पेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तो देखो, ये नव वेदांता थिंकर थे। अब देखो, वेदांता थिंकर्स होते हैं जो वेदांत को मानते हैं। नव वेदांता थिंकर्स हैं, वो भी वेदांत को तो मानते हैं, पर वो नई नई वेदांता थ्योरी को मानते हैं। जिसमें कि वेदांता थिंकर्स तो मानते हैं कि ये जो ब्रह्म है वो सत्य है ना, ब्रह्म सत्य और जगन मिथ्या। तो वो ये वेदांता थिंकर्स मानते हैं। पर जो नव वेदांता थिंकर्स होते हैं वो वैसे बोलते हैं कि सर, आप सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में तो सोचते ही नहीं हो, तो सोशल प्रॉब्लम्स क्या प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ की। तो नव वेदांता थिंकर्स वो थिंकर्स हैं जो रियल लाइफ की, वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी प्रॉब्लम्स मानते हैं, जबकि वेदांता थिंकर्स ऐसे नहीं थे। तो देखते हैं एक एक करके। ही इज नियो वेदांत थिंकर। अकॉर्डिंग टू वेदांत, ब्रह्म इज ट्रूथ एंड वर्ल्ड इज इल्यूजन, है ना। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। अकॉर्डिंग टू नियो वेदांता, ब्रह्म भी सच है और दुनिया भी सच है, दोनों ही सच है। तो दोनों की प्रॉब्लम्स ही सच है, दुनिया की प्रॉब्लम्स भी सच है, और उनका सोल्यूशन भी हमको चाहिए। प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड आर ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर दीज प्रॉब्लम्स शुड बी रिजॉल्व। फिर अदर न्यू वेदांता थिंकर्स में आप देखोगे एक एक करके हम लोग इनको भी आगे पढ़ेंगे। स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन वैसे बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जो फिलोसफी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो बहुत ज्यादा विस्तृत है। आप कभी अगर कभी फिलोसफी पढ़ने की इच्छा हो या फिर कुछ हो, तो आप एस राधाकृष्णन का फिलोसफिकल जो पर्सपेक्टिव है वो देखना, कहीं पर भी यूट्यूब पे आपको कोई बुक मिले तो।
ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं महात्मा गांधी के आइडियाज। अब महात्मा गांधी ने अपने आइडियाज इतनी बड़ी मतलब इतना ज्ञान का भंडार इनको हो गया, तो ये आइडियाज इन्होंने लिए कहाँ से? तो वो देखो, इन्होंने दोनों इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी से इन्होंने कुछ कुछ आइडियाज लिए हुए हैं। तो इंडियन फिलोसफीज में जैसे कि मानते हैं कि ये उपनिषद से इन्होंने ईशावास्यम और इदम सर्वम, ईशावास्यम वास्यम इदम सर्वम का आइडिया इन्होंने उपनिषद से लिया है। इन्होंने भगवत गीता से स्वधर्म का कंसेप्ट इन्होंने भगवत गीता से लिया है। और इन्होंने कमेंट्री, मैंने बताया था आपको पहले भी, टीका भगवत गीता पर लिखी, अनासक्ति योग। अनासक्ति योग मतलब एक ऐसी टीका है, अगर आप भारत में देखोगे तो भारत में गीता के ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, हजारों में उनका नंबर है। पर कुछ ही ऐसी हैं जो मतलब इतनी डिटेल्ड और इतनी रिफाइंड तौर से लिखी गई है। जैसे कि आपको बताऊं कि तिलक है ना, तिलक ने एक गीता के ऊपर कमेंट्री लिखी हुई है। वो तिलक की गीता की कमेंट्री गीता में जो प्रवृत्ति मार्ग दिया हुआ है उसको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करती है। तो वो वैसे ही जो अनासक्ति योग है महात्मा गांधी का, वो भी गीता पर बहुत विस्तृत कमेंट्री है। फिर इन्होंने ये पांच पंच महाव्रत है ना, 5 ग्रेट वॉज के बारे में बात की है, जो जैन फिलोसफी से या फिर ये योगा फिलोसफी से भी मानी जाती है, और या फिर ये वेदास से भी मानी जाती है। तो ये पंच महाव्रत की बात की है। फिर इन्होंने बुद्धिज्म से भी ये इन्फ्लुएंस थे, और योग फिलोसफी पतंजलि की जो है उससे भी ये इन्फ्लुएंस थे। फिर कुछ आइडियाज इन्होंने लिए वेस्टर्न फिलोसफी से, जैसे कि आपको पता है ये लंदन में, साउथ अफ्रीका में कई जगह पर रहे। तो इन्होंने देखो काइंडनेस और कंपैशन का जो आइडिया है वो जीसस क्राइस्ट से इन्होंने लिया। फिर इन्होंने हिंद स्वराज और सर्वोदय, एक एक करके आगे सर्वोदय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जॉन रस्किन करके एक राइटर हुए, अनटू द लास्ट उनकी बुक थी, और उसमें से ये आइडियाज इन्होंने लिए। फिर हिज एनार्किस्ट है ना, इनकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो थोड़ी एनार्किस्ट अराजकतावादी मानी जाती है, परंतु वो अराजकता में वायलेंस नहीं है ना। तो ये आइडियाज इंस्पायर्ड थे किससे? टॉल्स्टॉय से और थूरो से, है ना, हेनरी डेविड थूरो, ये अमेरिकन फिलोसफर थे। तो उनके द्वारा ये इंस्पायर्ड थे। फिर आगे देखेंगे तो 5 ग्रेट वॉज और पंच महाव्रत क्या है, तो ये हमने पहले भी बात की हुई है इनकी। सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं क्या है। सत्य के बारे में गांधी जी के क्या थॉट्स हैं? इन्होंने, आपको जैसे कि पता होगा, सत्य के बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा इस सत्य और अहिंसा को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है अपनी हर एक टीचिंग में। तो ये जनरल मीनिंग में अगर अपन सत्य को देखें तो जनरल मीनिंग में सत्य मतलब क्या है? जो भी देखा गया, जो भी सुना गया और जो भी समझा गया उसको बिना किसी चेंजेस के, अमेंडमेंट के डायरेक्टली बता देना ट्रूथ होता है। पर गांधी जी कहते हैं ये ट्रूथ का वाइडर मीनिंग नहीं है। वाइडर मीनिंग क्या होता है? इंटरप्रेशन, वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ क्या है? ट्रूथ इज गॉड, है ना, सत्य भगवान है। और ये अगर आप देखोगे तो ये गॉड इज ट्रूथ से भी ज्यादा वाइडर है। गॉड इज ट्रूथ, अगर ये गॉड इज ट्रुथ अपन लिखते हैं इसको, तो गॉड इज ट्रुथ तो क्या है कि जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग नास्तिक लोग हैं, वो ये वाले स्टेटमेंट को मानने से इनकार कर देंगे। पर ट्रुथ इज गॉड, तो वो ये चीज मान सकते हैं कि हाँ, भगवान को ना मान करके हम ट्रुथ को भगवान मान ले, तो ये चीज उनके द्वारा मानी जा सकती है। उनके हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से, देखो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ क्या है? टू रियलाइज ट्रुथ। बिकॉज इसी की वजह से उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है ना, बायोग्राफी नहीं है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में डिफरेंस है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जो उनकी बायोग्राफी है। फिर टू फॉलो पाथ ऑफ ट्रूथ, फॉलोइंग थिंग्स शुड बी टेकन केयर ऑफ। एक, अवॉइड अननेसेसरी एक्सप्रेशन, है ना, अननेसेसरी एक्सप्रेशन आपको अवॉइड करने हैं। आपको क्या अवॉइड? आपको हैव मस्ट हैव द कैपेसिटी टू बियर पेन एंड क्रिटिसिज्म। आपको पेन बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये है ना नेचुरल आउटकम्स है किसके? अगर ट्रुथ का पाथ आप फॉलो करोगे तो उसके नेचुरल आउटकम्स क्या है? ये पेन और क्रिटिसिज्म है। फिर इंसान को अवॉइड करना चाहिए क्या? अननेसेसरी फिलोसॉफिकल ड्रामा को इंसान को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा सत्याग्रह, सत्याग्रह को प्रैक्टिस करना चाहिए टू रियलाइज ट्रुथ। उन्होंने जो सत्य, ये देखो, सत्य और आग्रह दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये क्या? पर्सन प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह विल बियर पेन एंड ट्राई टू चेंज हार्ट ऑफ ऑपोजिट साइड। ये जिसको भी सत्याग्रह प्रैक्टिस करना है, आपको पता होगा। फिर देखो, पर्सन प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह शुड हैव फॉलोइंग वैल्यूज, है ना, उनमें कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए। तो कौन कौन सी वो वैल्यूज हैं? स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए गॉड में, नॉन वायलेंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, करेज उनमें होनी चाहिए, पेशेंस, ऑनेस्टी और लैक ऑफ हेट्रेड। ये सारी वैल्यूज किसमें होनी चाहिए? जो सत्याग्रह प्रैक्टिस कर रहा है। फिर अहिंसा, अहिंसा का देखो, अब हम अहिंसा को सोचते हैं तो अहिंसा मतलब हम किसी को अगर पीटना नहीं है तो उसको हम अहिंसा मानते हैं। पर ये गांधी जी कह रहे हैं कि ये नेगेटिवली है। नॉट हर्टिंग एनीवन थ्रू थॉट, स्पीच एंड एक्शन इज अहिंसा। ये तो नेगेटिव मीनिंग है इसका। पर गांधी जी कह रहे हैं पॉजिटिव मीनिंग क्या है इसका? हैविंग फीलिंग ऑफ काइंडनेस, कंपैशन एंड लव टू अदर्स एंड सर्विंग अदर्स इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। इसी को नॉन वायलेंस कहते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू गांधी जी, नॉन वायलेंस इज नॉट एन आइडियल बट एज बेसिक नेचर ऑफ एनिमल इज वायलेंस। सिमिलरली बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमंस क्या है? नॉन वायलेंस इंसान का बेसिक नेचर है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो वायलेंस के थ्रू, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो टेम्पररी होगा और वन साइडेड होगा। जबकि अगर नॉन वायलेंस के थ्रू सॉल्व करोगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट भी होगा और एक्सेप्ट होगा सबके द्वारा। फिर नॉन वायलेंस और कावर्डिस की बात आती है। तो ये इनको गांधी जी कहते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और अगर किसी इंसान, कोई इंसान कावर्ड कावर्ड है, तो उससे अच्छा तो वो वायलेंट ही हो जाए नॉन वायलेंट की जगह। क्योंकि वायलेंट इंसान तो नॉन वायलेंट हो सकता है, पर जो कावर्ड इंसान है वो तो हेल्पलेस इंसान है, वीक है वो तो वो कभी भी नॉन वायलेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि नॉन वायलेंस के लिए आदमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर चाहिए, उसको मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी चाहिए।
ठीक है, तो पढ़ते हैं ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि नॉन वायलेंस एंड कवर्डिस आर नॉट इक्विवेलेंट। नॉन वायलेंस इज अ सुपीरियर वैल्यू विच इज बेस्ड ऑन मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी वेयर एज कवर्डिस इज इंफीरियर वैल्यू। ये यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है विच इज बेस्ड ऑन हेल्पलेसनेस एंड वीकनेस। इफ वन हैज टू ऑप्ट बिटवीन वायलेंस एंड कवर्डिस देन वायलेंस शुड बी ऑप्टेड बिकॉज वन जो कावर्ड है कैन नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू नॉन वायलेंट पर्सन। ठीक है, तो ये अहिंसा के बारे में है। फिर आगे देखते हैं अस्ते। अस्ते क्या होता है? चोरी नहीं करना। ठीक है, नॉन स्टीलिंग। अब चोरी भी तीन तरीके की होती है, मटीरियल थेफ्ट होता है, मेंटल थेफ्ट होता है और आइडियोलॉजिकल थेफ्ट होता है। तो ये तीनों प्रकार के थेफ्ट में देखो, मटीरियल थेफ्ट तो किसी और की प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना या फिर किसी और की कोई चीज हो, मटीरियल थिंग हो, उसको हथिया लेना। मेंटल थेफ्ट क्या है? किसी का थॉट चुरा लेना। और आइडियोलॉजिकल थेफ्ट क्या है? किसी का आइडिया चुरा लेना, है ना। तो ये कोई स्पेशल नो स्पेशल एफर्ट विल बी नीडेड टू फॉलो अस्ते। अगर आप में जो ट्रूथ और नॉन वायलेंस की वैल्यूज डेवलप हो गई तो अस्ते अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही प्रैक्टिस हो जाता है। नो स्पेशल एफर्ट इज नीडेड टू फॉलो अस्ते। इफ पर्सन फॉलोज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस देन अस्ते इज प्रैक्टिस्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, फिर ड्यू टू ट्रूथ आइडियोलॉजिकल थेफ्ट। ये कैसे हो रहा है? ट्रूथ की वजह से तो आइडियोलॉजिकल थेफ्ट आदमी नहीं करेगा, फिर नॉन वायलेंस की वजह से मटीरियल और मेंटल थेफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये अस्ते के बारे में। फिर अपरिग्रह देखते हैं। अपरिग्रह क्या है? नॉन कलेक्शन या नॉन पोजेशन। अब देखो, इनका ऐसा मानना था, वैसे इनकी ये जो नॉन अपरिग्रह का थॉट है ये इंस्पायर्ड है थूरो से। अब थूरो जो अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफी के बहुत बड़े मतलब ज्ञाता थे, तो वो जो थूरो थे वो क्या है कि वो एक लंबी चौड़ी स्टोरी है कि वो एक नदी के साइड में बैठे थे और वो वहां पर है ना अपने जो नोट्स होते थे वो लिखा करते थे। तो वहां पर उनकी कोई शिष्य आई और उन्होंने उसको एक छोटे से पेपर वेट्स दिए जो बहुत सुंदर थे। और वो पेपर वेट्स वो लेकर के इधर उधर घूमते रहेगी, इन पेपर वेट्स का क्या करूं, क्योंकि वो थोड़े से भारी होते थे और थोड़ा सा मतलब उनको घर थोड़ा दूर था तो उनको वॉक करके जाना होता। फिर उन्होंने क्या किया, वो पेपर वेट्स को एट दी एंड मतलब वो परेशान होकर के एट दी एंड वहां पर मिसिसिपी नदी थी, जैसे यहाँ पर गंगा है वैसे ही वहां पर बहुत बड़ी नदी मिसिसिपी है, तो मिसिसिपी नदी में उसको फेंक दिया। और दैट डे ही रियलाइज्ड कि आपको जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज का अगर आप ग्रहण कर लेते हो, कलेक्शन कर लेते हो, दैट बिकम्स अ बर्डन ऑन योर सोल। तो इसलिए उन्होंने ये आइडिया दिया एंड गांधी जी इज इंस्पायर्ड बाय हिज आइडिया। ठीक है, अगेन सॉरी, नो स्टोरीज। अपरिग्रह के बारे में बात करते हैं। नॉन कलेक्शन क्या है? पोजेशन क्या है ना, नॉन पोजेशन। ठीक है, ये पोजेशन नहीं है, नॉन पोजेशन है। तो इट्स जनरल मीनिंग इज नॉन कलेक्शन या नॉन पोजेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट डूइंग लेबर। हमको बिना लेबर किए कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और आफ्टर फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स वॉट एवर इज लेफ्ट शुड बी यूज्ड फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। और जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, हाँ यहीं पर है, थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप भी यही कहती है कि आपके पास में जितनी आपकी जरूरत है उतना आप रखो। उस फिर देखो इसके आगे देखें कि अपरिग्रह है ना, तो अब अपरिग्रह क्या है? नॉन कलेक्शन या नॉन पोजेशन। ठीक है, ये नॉन पोजेशन है। इट तो ये जनरल मीनिंग देखो, इट्स जनरल मीनिंग इज नॉन कलेक्शन एंड नॉन पोजेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी वी शुड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विदाउट डूइंग लेबर। कुछ भी बिना लेबर किए कोई भी काम अपने को कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एंड आफ्टर फुलफिलिंग बेसिक नीड्स, आपको बेसिक नीड्स आपके फुलफिल हो जाएं उसके बाद में आपके पास जो भी बचता है वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब मतलब इसी में आगे हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी जी की एक थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप आती है। ये थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, पर हमारे लिए जितनी जितनी मतलब चीजें इंपॉर्टेंट है उसमें जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो ये देखो गांधी जी की इकोनॉमिक फिलोसफी है। इट इज यूज टू रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। ये क्लास कोऑपरेशन की बात करती है इंस्टेड ऑफ क्या, क्लास स्ट्रगल। जैसे कि आपको पता होगा कार्ल मार्क्स जो बात करते हैं वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं कि हमेशा एक जंग चल रही है लेबर क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास में। पर ये कह रहे हैं क्लास कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सो दैट सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड। इट गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ लेबर एंड कैपिटल, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैपिटलिस्ट क्लास शुड बी मेड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी। उनके पास जो कुछ भी है वो ओनर नहीं है प्रॉपर्टी के, वो सिर्फ ट्रस्टीज हैं। तो जो भी उनकी बेसिक नीड पूरी हो जाती हो वहां पर उसके बाद में जो भी काम हो वो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए करना चाहिए। तो ये आपको पता है प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी को ये सॉल्व कर देगा। भूदान आंदोलन आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फिर विनोबा भावे द्वारा ये जो भूदान आंदोलन है ये भी इसी थ्योरी के से इंस्पायर्ड है। और जो हम लोग करंट में देखते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखी थी वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये बातें हैं अपरिग्रह के बारे में। फिर उसके आगे अगर हम देखें ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य क्या है? इट मीन्स कंट्रोलिंग ऑफ सेंसेस, सेंसेस को कंट्रोल करना। और ये क्यों डिफिकल्ट माना जाता है? क्योंकि ये इंसान का बेसिक नेचर नहीं है। नॉन वायलेंस तो इंसान का बेसिक नेचर है ना, तो ये ब्रह्मचर्य इंसान का बेसिक नेचर नहीं है क्योंकि आप है ना आपके सेंसेस द्वारा कंट्रोल किए जाते हो। तो इसलिए इसको अगर प्राप्त करना है तो आपको प्रैक्टिस चाहिए। और ये प्रैक्टिस करने के लिए आप कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि प्रेयर टू गॉड, हैविंग प्योर थॉट्स, मेडिटेशन, सर्विस ऑफ अदर्स एंड स्टडी ऑफ सेल्फ, इंट्रोस्पेक्शन। तो ये ब्रह्मचार्य, ये हमने चार जो पंच महाव्रत थे उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ और आइडियाज गांधी जी के, उसमें क्या क्या बातें हैं एक एक करके वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो
आइडिया है, गांधी जी के आइडियाज रिलेटेड टू मीन्स एंड एंड्स, है ना। अब सब लोग अलग अलग, अपन ने जितने भी थिंकर्स पढ़े उन्होंने किसी ने किसी चीज को मीन्स बताया, किसी चीज को एंड बताया। भगवत गीता में देखा तो हमने भगवान को एंड माना है, बाकी मीन्स दूसरी चीजों को माना है। जब अपन मोरालिटी में अपने कांटियन एथिक्स की बात की या इमानुअल कांट की बात की, तो उन्होंने तो एंड ही माना है किसको, ड्यूटी को एंड माना है। तो ये सारी चीजें, अब गांधी जी के थॉट्स क्या हैं इस बारे में वो देखते हैं। सम थिंकर्स बिलीव दैट इफ द एंड इज प्योर देन मीन्स ऑटोमेटिकली बिकम्स प्योर, है ना। अगर आपने जो चीजें, जो साध्य और साधन की जो थ्योरी है उसमें अगर आपका साध्य जो है, एंड जो है वो अगर प्योर है, तो आपके मीन्स ऑटोमेटिकली प्योर हो जाते हैं। पर मोरालिटी ऑफ मीन्स डिपेंड्स ऑन एंड्स, है ना। मोरालिटी जो मीन्स की मोरालिटी है वो डिपेंड करती है किस पे। पर गांधी जी इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, वो कहते हैं मीन्स और एंड्स दोनों ही प्योर होने चाहिए। अगर मीन्स इम्प्योर है तो एंड तो अपने आप ही इम्प्योर हो जाता है। सो इसके लिए देखो, बिकॉज सो एज वी सो शैल वी रीप, ये कुछ स्टेटमेंट्स आपको वैसे भी याद करनी है, तो आप वो तो खुद से ही करनी पड़ेंगी आपको। तो ये इनके आइडियाज हैं किससे रिलेटेड, मीन्स एंड एंड से रिलेटेड। फिर आइडियाज रिलेटेड टू नेचर भी कुछ है क्या, तो नेचर से रिलेटेड ऐसे आइडियाज हैं कि अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म, देखो ह्यूमनिज्म क्या है, मानववाद। मानववाद क्या कहता है, जो भी काम करो आप उसको मानव को केंद्र में और मानव को सर्वोच्च मान करके किया जाएगा। ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस यूनिवर्स एंड नेचर इज केप्ट इन द सबऑर्डिनेट रोल। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये ह्यूमनिज्म के चक्कर में हो रहा है, नेचर को खराब करने पर इंसान, मतलब है ना, एक बार दोबारा दो बार सोचता भी नहीं है। तो इट मींस ह्यूमन कैन डिस्ट्रॉय, यूज, एक्सप्लॉइट नेचर टू फुलफिल हिज नीड्स एंड डिजायर्स, ठीक है। तो गांधी जी डज नॉट एग्री विद दिस आइडिया। अकॉर्डिंग टू हिम द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड नेचर इज ऑफ को एग्जिस्टेंस। दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो नेचर को इंसान की जरूरत, ह्यूमन बींग्स की जरूरत फुलफिल कर रहा है नेचर तो ऑलरेडी, और ह्यूमन बींग्स को टेक केयर करनी चाहिए किसकी, नेचर की। तो नेचर एज सफिशिएंट रिसोर्स टू फुलफिल ह्यूमन नीड बट इट कैन नॉट फुलफिल ह्यूमन ग्रीड, ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आपको पता ही होगा। देयरफॉर ह्यूमन बीइंग शुड कंट्रोल देयर नीड्स एंड डिजायर्स। फिर ये वेस्टर्न थिंकर है एक, आर्ने नोजेस, ये इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि गांधी एंड न्यूक्लियर एज इनकी ये किताब है। वो कहते हैं कि अगर प्रेजेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है तो वो गांधीयन थॉट से किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बेसिक आइडियाज रिलेटेड टू नेचर। अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा कम कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी फिनिश करें, चाहे ये एथिक्स वाला हो, क्योंकि इसके बाद में कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हमारे, ऑडिट तो बहुत बड़ा नहीं है पर लॉ, मैनेजमेंट और सोशियोलॉजी भी बचता है, तो और ज्यादा दिनों का टाइम भी नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको फास्ट देख रहे हैं। फिर हम लोग देखेंगे आइडियाज रिलेटेड टू चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन को लेकर के गांधी जी के क्या आइडियाज हैं। तो गांधी जी का तो देखो साफ मानना यही है कि आप कुछ भी काम करवा सकते हो, इंसान का हृदय परिवर्तन करवा सकते हो। फिर देखो हम देखते हैं इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ गांधी जी। अब इकोनॉमिक आइडियाज क्या क्या है गांधी जी के, हम थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब ये थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप के बाद में देखें तो ये कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट रूरल इकोनॉमी की बात, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट रूरल इकोनॉमी में ये सपोर्ट करते हैं किसको, जो डिमांड एंड सप्लाई है जो विलेज की, वो उसमें ही पूरी हो जानी चाहिए। जो हमने पहले देखा था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या फिर अर्बन लोकल बॉडीज, डिसेंट्रलाइजेशन की जो बात है, वो गांधी जी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिसेंट्रलाइजेशन के प्रति रखते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कैपिटलिज्म या इंडस्ट्रियलाइजेशन को, क्योंकि कैपिटलिज्म क्या है, एक्सप्लॉइटेशन पे बेस्ड होती है, कंज्यूमरिज्म पे बेस्ड होती है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रमोट करती है कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म को। फिर देखो लास्ट में हम लोग देखते हैं सेवन सेंस ऑफ गांधीयन फिलोसफी, है ना। ये आप ऐसे कैसे याद रख लेना, क्योंकि 2 नंबर में भी अगर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो ऐसे कैसे आप डायग्राम तो बना करके आ नहीं सकते वहां पर है ना, कोशिश कर सकते हो। अगर 5 नंबर में आता है कुछ भी फिलोसफी के बारे में ऐसी चीज आती है रिलेटेबल, तो आप जैसे ये कॉपी का पेज है और यहाँ पर आप साइड में ये बना करके आ सकते हो। जैसे ये सेवन सेंस में क्या क्या है, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, प्रेयर विदाउट सैक्रिफाइस एंड वेल्थ विदाउट वर्क। तो ये इनके अकॉर्डिंग सेवन सिंस हैं। और फिर इसके बाद आते हैं 11 वोज ऑफ गांधी जी, जो हमने 5 तो ऑलरेडी पंचव्रत हम पढ़ चुके हैं, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके अलावा फिजिकल लेबर, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, सर्वधर्म संभाव, टेस्टलेसनेस, फियरलेसनेस और स्वदेशी, ठीक है। तो ये सारे 11 वॉज हैं। तो ठीक है, आज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से कुछ कुछ जगह पर आपको लैग मिल सकता है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बचे हुए हमारे इंडियन थिंकर्स हैं वो करेंगे। और मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि 2-3 लेक्चर्स एक साथ अपलोड कर दूं, तो मैं कोशिश तो देखो बहुत कर रहा हूँ, बट स्टिल इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो मैं कोशिश करूंगा पर फिर भी कि जल्दी से जल्दी आपको ये सारा मटेरियल जो भी एज प्रॉमिस्ड है ना, क्योंकि मुझे कोई ऐसे कह रहा था कि क्या आप राजस्थान हिस्ट्री के लेक्चर्स ले सकते हो या फिर आप राजस्थान इकोनॉमी है और जो करंट अफेयर्स है ना, तो इसके लिए तो मैं, चलो कल इसके बारे में बात करेंगे हम लोग शुरू में कि राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।